ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसमें प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट देते हैं, सेकेंडरी कॉइल में रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप, एक होते हैं स्टेप डाउन। प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न मानते हैं N1, सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न मानते हैं N2। प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है, जो EMF है, उसे कहते हैं E1। सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज या EMF है उसे कहते हैं E2। प्राइमरी कॉइल में जो करंट है उसे कहते हैं I1, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है उसे कहते हैं I2। तो हमेशा ही आइडियल कंडीशन में, आइडियल बोले तो ऐसे कंडीशन जिसमें हम मानते हैं कि किसी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो उसमें पावर जो है या फिर एनर्जी को कांस्टेंट मानते हैं, मतलब कंजर्व मानते हैं। इसका मतलब पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट मानते हैं। मतलब पावर प्राइमरी कॉइल का इक्वल टू पावर सेकेंडरी कॉइल का। और पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज बोले तो EMF, करंट बोले तो I। इसका मतलब I1 इक्वल टू हुआ E2 I2। इसका मतलब हुआ E1 बाई E2 इक्वल टू I2 बाई I1। इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए EMF का जो रेशियो है करंट के रेशियो का रेसिप्रोकल है, तो EMF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट कह सकते हैं। मतलब प्राइमरी कॉइल का अगर EMF ज़्यादा होगा तो प्राइमरी कॉइल में करंट कम होंगे, और सेकेंडरी कॉइल का अगर EMF ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कम होंगे। कुल मिलाकर के दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेंगे। ये तब जब कौन सा कंडीशन हो, आइडियल कंडीशन हो, जब ऐसा मान के चलें कि किसी प्रकार का दूसरा प्रकार का लॉस नहीं है, जितना हमने इस साइड एनर्जी दिए हैं वो उतना ही एनर्जी उस साइड ट्रांसफ़र हो जाए। तो हर कंडीशंस में हम लोग ट्रांसफार्मर में यही रिलेशन लगाते हैं। अब जो ये EMF है, ये EMF डिपेंड करता है ये नंबर ऑफ टर्न पे, क्योंकि EMF इक्वल टू d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स जो है डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न पे। तो इसीलिए EMF प्रोपोर्शनल टू होते हैं नंबर ऑफ टर्न। मतलब EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो रेशियो है E1/E2 इक्वल टू I2/I1, इसको नंबर ऑफ टर्न से अगर आप रिलेट करेंगे तो E1/E2 इक्वल टू हो जाएगा N1/N2। यही रिलेशन सभी प्रकार के ट्रांसफार्मर में काम आने वाला है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप अप उसे कहते हैं जिसका सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा हो, प्राइमरी वोल्टेज कम हो। स्टेप अप का कंडीशन ये है कि E1 कम हो, E2 ज़्यादा हो, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा हो, प्राइमरी वोल्टेज कम हो। और सेकेंडरी वोल्टेज तभी ज़्यादा होगा, जैसे कि EMF प्रोपोर्शनल टू N है, तो सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा तब होगा जब सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे। इसका मतलब N1 छोटा हो और N2 बड़ा हो। और जब ऐसा होगा तो करंट में I1 बड़ा हो जाएगा और I2 छोटा हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो रेसिप्रोकल है EMF और नंबर ऑफ टर्न के। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है, आउटपुट करंट कम होता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जो है हम आउटपुट में सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमको करना है, स्टेप डाउन कहने का मतलब इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज कम होना चाहिए, मतलब E1 बड़ा होना चाहिए E2 से। और ऐसा तब होगा जब हम N1 को बड़ा कर देंगे N2 से, और ऐसे कंडीशंस में I1 जो है वो छोटा हो जाएगा और I2 जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं। जो कॉइलिंग कर रहे हैं, कॉइलिंग के नंबर ऑफ टर्न का रेशियो जैसा हम यूज़ करें उस प्रकार से ट्रांसफार्मर होगा। अगर हमने दोनों का नंबर ऑफ टर्न सेम कर दिए तो दोनों तरफ जो वोल्टेज होगा वो सेम हो जाएगा। अगर हम लोग सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा
और अगर हम लोग सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न को कम कर देंगे तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएंगे। लेकिन जब भी अपन वोल्टेज को बढ़ाएंगे या वोल्टेज को कम करेंगे तो उसी समय साइमल्टेनियसली वोल्टेज के बढ़ाने से करंट कम होने वाला है और वोल्टेज के कम होने से करंट बढ़ने वाला है, ताकि पावर जो है वो सेम रहे, पावर में कोई जो है चेंजेस ना आए, पावर कंजर्व होता है। अब इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ये आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100% होता है। ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, ये सब हुआ कैसे, तो ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में किसी प्रकार का कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। इसके बीच में ये एयर गैप है, एयर गैप रहता है, कोई फिजिकल कनेक्शन दोनों के बीच में नहीं रहता है। ये जो है कॉइल एक शाफ्ट के ऊपर कॉइलिंग किया रहता है, ये भी एक शाफ्ट के ऊपर कॉइलिंग किया रहता है। इसको हम लोग सॉफ्ट मतलब आयरन मतलब स्टील सॉरी सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं शाफ्ट के लिए, ट्रांसफार्मर के कोर के लिए। तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में होने वाले करंट के डायरेक्शन के बदलने की वजह से प्राइमरी कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल से पास करता है और करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलता है। इसी वजह से सेकेंडरी कॉइल के थ्रू फ्लक्स बदलते हैं और जब फ्लक्स बदलते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। जब भी कभी फ्लक्स बदलेगा तो फेराडेज के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं और सर्किट अगर कंप्लीट है तो करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब ये कंप्लीटली म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना है, मतलब फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ट्रांसफार्मर। इसमें एक दूसरे कॉइल के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ट्रांसफार्मर तभी काम करेगा जब प्राइमरी कॉइल में करंट के डायरेक्शंस बदलेंगे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस बदलेंगे और जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा तो ही फ्लक्स बदलेगा, तो ही सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ डेवलप होंगे, करंट डेवलप होंगे। तो ये सब का मेन कारण हुआ प्राइमरी कॉइल में करंट का बदलना। और प्राइमरी कॉइल में करंट का डायरेक्शन तभी बदलेगा जब करंट एसी हो। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी करंट के लिए होता है, डीसी ट्रांसफार्मर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मतलब डीसी करंट में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कौन से करंट में काम करेगा, एसी करंट में काम करेगा, क्योंकि डीसी करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा नहीं। और अगर डीसी करंट डायरेक्शन अपना नहीं बदलता है तो ईएमएफ डेवलप, जो फ्लक्स लिंक होगा वो चेंज नहीं होगा और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फिर ईएमएफ डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना है वो बदलने के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब एसी करंट के ऊपर ही बेस्ड है। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी में काम करेगा, डीसी में काम नहीं करेगा। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गया? तो लिखते ट्रांसफार्मर is an electrical device. Transformer is an electrical device used to transfer magnetic energy or electrical energy from one coil to other coil without any physical connection. From one coil to other coil without any physical connection. Without any physical connection. Without any physical connection. अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर work on the principle of mutual induction ब्रैकेट में लिख देंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर वर्क ओनली फॉर एसी करंट, नॉट फॉर डीसी। अगला पॉइंट,
In ideal condition, power conserved in primary and secondary coil of transformer. In ideal condition, power conserved in primary and secondary coil of transformer. लिख लिए। अब नीचे ये सर्किट के बनाइए, सब बातें लिखिए। इनपुट 200 वोल्ट एसी सप्लाई in transformer. If the number of turn in primary coil is 50, then find number of turn in secondary coil so that output voltage becomes 80 volt. E1 की वैल्यू 200 है, E2 चाहिए हमको 80, N1 50 है, N2 क्या होगा? तो E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2, 200 बाई 80 इक्वल टू 50 बाई N2। एक दो सवाल और देता हूँ। N1 10, N2 40, E1 100, E2 मालूम नहीं, I1 2 एम्पियर, I2 कितना? N1 40, N2 200, E1 पता नहीं, E2 300, I1 5 एम्पियर, I2 कितना? N1 by N2 equal to
E1 बाई E2 इक्वल टू I2 बाई I1, यही लगाना है। 10/40 100/E2 I2/2। तो यहाँ से E2 आ गया 400 और I2 हो गए 0.5 एम्पियर। बराबर है, सबको हो गया। लेकिन लॉस इन ट्रांसफार्मर, पहला तो होता है हीट लॉस या कॉपर लॉस या रेजिस्टेंस लॉस, कोई भी नाम कह सकते हैं आप उसे। तो लिखेंगे हीट लॉस या कॉपर लॉस या रेजिस्टेंस लॉस। जब प्राइमरी कॉइल के थ्रू करंट का डायरेक्शन बदलता है तो प्राइमरी कॉइल में भी फ्लक्स बदलते हैं, और प्राइमरी कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, बैक ईएमएफ, जो एक्चुअल करंट ईएमएफ के अपोजिट में होता है। तो प्राइमरी कॉइल में भी एक करंट इंड्यूस्ड होता है जो कि एक्चुअल करंट के अपोजिट में होता है, जो कि जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस से जो करंट इंड्यूस्ड हुआ प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो करंट तो अननेसेसरी का करंट है जिसका हमारे आउटपुट में कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन जो कॉइल है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो वो रेजिस्टेंस और करंट मिल करके जो हीट प्रोड्यूस करेगा तो एक प्रकार का एनर्जी लॉस है, उसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस लॉस या कॉपर लॉस या फिर मतलब हीट लॉस। इसे मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ऐसे वायर यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, क्योंकि हम लोग सेल्फ इंडक्शन को तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वही फेनोमेना है, सेल्फ इंडक्शन होगा तो ही म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो उस फेनोमेना को हम लोग नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अगर उसको रोकने जाएंगे तो फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर का मेन काम है वही नहीं हो पाएगा। इसलिए सेल्फ इंडक्शन को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं जो कॉइल यूज कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो ताकि जो बैक ईएमएफ है, जो बैक करंट है, जो इंड्यूस करंट है, उससे हीट लॉस कम से कम हो, कम से कम जनरेट हो। ठीक है, तो लिखें इस बात को, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इन प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इन प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इन प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड करंट develop opposite to source and it produce heat loss due to resistance of coil।
To minimize this type of loss, this type of loss, we use such wire for coiling having low resistance. To minimize this type of loss, we use such wire for coiling having low resistance. दूसरा लिखेंगे सेकंड, लीकेज लॉस और लिंकेज लॉस। लीकेज लॉस और लिंकेज लॉस और मैग्नेटिक लॉस, तीनों नाम एक ही है। लीकेज, लिंकेज और मैग्नेटिक। लीकेज, लिंकेज और मैग्नेटिक लॉस क्या होता है? ये होता है प्राइमरी कॉइल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, बहुत सारे, वो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगा तो लौट के वापस आएगा। उसी में से कुछ ऐसे आएंगे सेकेंडरी कॉइल के थ्रू और कुछ बाहर से ऐसे चले जाएंगे। तो सेकेंडरी कॉइल में ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स प्रोड्यूस करने में काम आया। फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। लेकिन ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये लॉस हो गया क्योंकि वो इस कॉइल के थ्रू तो गया ही नहीं। तो कॉइल के थ्रू गया ही नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का ये स्ट्रेंथ लीक कर गया, लीकेज हो गए, जो कि इस कॉइल में नहीं जा पाया। तो इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स के अमाउंट में जो फील्ड यूज होनी चाहिए, जो फील्ड स्ट्रेंथ इसने प्रोड्यूस किया, सभी के सभी फील्ड इसके थ्रू पास नहीं किया। तो अगर मान लीजिए 4 लाइन इसने प्रोड्यूस किया और उसमें से 2 ही लाइन पास किया, 2 बाहर से चला गया, तो 50% ही इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जो है लिंक हो पाया, 50% लॉस हो गया। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक लॉस या लीकेज लॉस या लिंकेज लॉस। पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं हो पाई सेकेंडरी कॉइल के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोड्यूस करने में भी एनर्जी लगा है, इसको प्रोड्यूस करने में भी एनर्जी लगा है, और वो एनर्जी एक्चुअली में सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पास ही नहीं किया था। सेकेंडरी कॉइल के थ्रू फ्लक्स में उस एनर्जी का कोई रोल, और सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में जिस एनर्जी का रोल होगा उसी का डिफरेंशिएशन ईएमएफ में आएगा सेकेंडरी कॉइल में, और वही सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो सेकेंडरी कॉइल में मिलने वाला आउटपुट सेकेंडरी कॉइल के ईएमएफ पे डिपेंड करेगा, और वो डिपेंड करेगा इस फ्लक्स पे, जो कि प्राइमरी कॉइल से निकलने वाले सभी फील्ड से रिलेट नहीं हो पाया। तो इस प्रकार का जो लॉस हो गया उसे मैग्नेटिक लॉस कह दीजिए, लिंकेज लॉस कह दीजिए, लीकेज लॉस कह दीजिए, तीनों नाम एक ही है। इसे जो है मिनिमाइज अगर करना है तो क्या किया गया, जो कोर मटेरियल यूज किया गया उसी में प्राइमरी कॉइल के जस्ट ऊपर में सेकेंडरी कॉइल यूज कर लिया गया। तो इससे क्या हुआ, प्राइमरी कॉइल से निकलने वाला सभी फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से पास करेगा। जस्ट ऊपर में अगर यूज कर लेंगे, यहाँ तो ये घूम के जा रहा है ना, तो इस वजह से कुछ इधर से पास हो रहा है, कुछ बाहर से पास हो रहा है, कुछ स्पेस से घूम करके वापस आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर इसके जहाँ पर से ये निकला वहीं पर अगर दूसरा कॉइल यूज कर लेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दूसरा वाला कॉइल से पास कर जाएगा। तो इससे ये जो लीकेज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो मिनिमाइज्ड हो गया, वो कम हो गया। ठीक है, तो यही एक तरीका है इस लॉस को मिनिमाइज करने का। क्या तरीका है कि सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के ऊपर, जैसे ये सॉफ्ट है तो इस पे प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल इसके जस्ट ऊपर कर दिए। दोनों में फिजिकल कनेक्शन नहीं रखेंगे, पर दोनों इस कॉइल को जस्ट इसके ऊपर रख कर देंगे या नीचे कर देंगे, दोनों बातें कर सकते हैं, नीचे करे या ऊपर करे एक ही बात है। तो यहाँ से निकलने वाला सभी लाइन्स जो जस्ट घूम के वापस आएगा सिर्फ वही अब लीकेज हो पाएगा, जो थोड़ा सा भी आगे जाएगा वो सेकेंडरी कॉइल में घुस जाएगा, तो वो फ्लक्स जनरेशन में काम आएगा। तो इस लॉस को मिनिमाइज किया गया इसी तरीके से। बात जम गया सबको? तो लिख लेंगे, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय
current in primary coil, all the magnetic field produced by current in primary coil not passes through secondary coil, not passes through secondary coil. Hence large number of lines not involve in producing flux through secondary coil. This type of loss of magnetic field line, this type of loss of magnetic field line known as magnetic loss or linkage loss or leakage loss. To minimize this loss, सभी का मिनिमाइज करने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. To minimize this loss, secondary coil mounted just above or below the primary coil, mounted just above or below the primary coil. नीचे ये डायग्राम बना देंगे. ये वाला डायग्राम में मिनिमम लॉस हुआ. एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस. तो जो हम लोग शाफ्ट के रूप में यूज कर रहे हैं कॉइलिंग के लिए, वो एक मेटल होता है. तो यहां पर करंट का डायरेक्शन बदलेगा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा. और जब कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वहां इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. जो कि क्लोज लूप बनाता है. तो यहां पर भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि क्लोज लूप बनाएगा. और मेटल है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूमना चालू कर देगा, ऐसे घूमना. तो ये एक प्रकार का सर्कुलर करंट हो गया. ऐसे बहुत सारे करंट डेवलप हो जाएंगे, बहुत सारे करंट डेवलप हो जाएंगे. तो ये जो करंट डेवलप हुआ, इस करंट का हमारे आउटपुट से कोई लेने देना नहीं है. लेकिन इस करंट में कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी तो इन्वॉल्व होगा. बिना एनर्जी का तो होगा नहीं. कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहे होंगे जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा होगा. तो वो जो वर्क डन है, वो जो एनर्जी है, वो एक प्रकार से लॉस हो गया, जो कि हमारे काम नहीं आया. हमारे आउटपुट में उसका कोई रोल नहीं है. इसी को कहते हैं हम लोग एडी करंट लॉस, क्योंकि ये करंट है और इसमें रेजिस्टेंस होगा. मेटल है तो रेजिस्टेंस भी होगा कुछ ना कुछ. तो ये एक प्रकार का हीट हुआ, हीट जनरेट करेगा. आई स्क्वायर आर टी, ये आई बोले तो एडी करंट जो डेवलप हुआ है, आर बोले तो रेजिस्टेंस, टी बोले तो टाइम. तो ये एक प्रकार का हीट लॉस हो गया. ठीक है, इसी को कहते हैं कौन सा लॉस? एडी करंट लॉस. इसे अगर मिनिमाइज करना है
तो ये इलेक्ट्रॉन को घूमने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर करंट का डायरेक्शन अगर आप बदलना रोकोगे तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना ही नहीं होगी। करंट का डायरेक्शन तो प्राइमरी कंडीशन है, वो बदलना नहीं चाहिए, और वो बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो यहाँ तक का प्रोसेस तो होगा ही होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे ही होंगे, आप इसे नहीं रोक सकते। तो फर्दर आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अगर रुक जाएगा तो करंट रुक जाएगा, और करंट रुक जाएगा तो फिर लॉस नहीं होगा, रेजिस्टेंस भी रहेगी मेटल की, टाइम भी होगा, सब होगा। करंट को रोकना है तो इलेक्ट्रॉन रोकना पड़ेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रोक नहीं सकते, यहाँ पर वो प्राइमरी कंडीशंस में आएगा ही आएगा, होगा ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए क्या किया गया, ये जो स्लैब हम लोग यूज करें वो एक प्लेट पहले यूज करते थे, उसको आप मल्टीपल प्लेट में कन्वर्ट कर दिए और सबको इंसुलेट कर दिए। मतलब कैसा, जैसे कि पहले ऐसा मान लीजिए कि कोर मटेरियल के रूप में यूज़ करते थे, जिसके ऊपर हम वाइंडिंग करते थे कॉइल की। अभी क्या किया गया, इसे एकदम कट कर दिया गया ऐसे स्लैश में, जैसे कि हम लोग खीरा को, ककड़ी को कट करते हैं उस प्रकार से ऐसे, ठीक है, और सबको इंसुलेट कर दिया गया। तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन थे अभी वो घूम रहे थे सर्कल में, यहाँ पर एक बड़ा प्लेट होने के बजाय मान लो कि 4 प्लेट हो गए। तो इस प्लेट का इलेक्ट्रॉन और उस प्लेट के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल आ गया, फिर उस प्लेट और ये प्लेट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने प्लेट में जा पाएगा। बीच में कौन सा मटेरियल आ गया, इंसुलेटिंग, उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इस प्लेट का इलेक्ट्रॉन अगले प्लेट पे नहीं जा पाएगा, तो इसका मतलब करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो एडी करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो इस प्रकार का जो लॉस है वो मिनिमाइज्ड हो गया। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ा, प्लेट को स्लाइस करना पड़ा, बहुत मल्टीपल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, और सभी को क्या किया गया, इंसुलेट किया गया, ताकि सर्किट कंप्लीट ना हो सके इलेक्ट्रॉन का, ताकि इलेक्ट्रॉन मूव ना कर सके और करंट का फ्लो नहीं हो सके, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तक का जो फेनोमेना है उसे हम रोक नहीं सकते। क्या ये बात आपको जम गया, तो लिखेंगे in the direction of current and magnetic field, due to change in the direction of current and magnetic field, electric field induced hence electron in core material, electron in core metal start moving due to induced electric field, and it produce eddy current and heat loss, and it produce eddy current and heat loss, it produce eddy current and heat loss, eddy current and heat loss. To minimize this loss, we use multiple thin insulating plate as core instead of one single rod. We use multiple thin insulating plate instead of one single rod. So flow of electron stop. ठीक है, नीचे ये डायग्राम बना लीजिए। इसीलिए कभी आप लोगों का जीवन में अगर ट्रांसफार्मर देखने का मौका मिल जाए, मतलब उसके अंदर का मटेरियल वगैरह, तो आपको दिखेगा ऐसा मल्टीपल प्लेट सिस्टम जो है वो एज ए कोर मटेरियल यूज हो रहा है। हिस्टेरेसिस लॉस,
ये तो पहले ही कर चुके हैं। जो कोर मटेरियल है वो रेगुलरली मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होंगे। और इससे एक लूप जनरेट होगा। इसी का जो एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लॉस, या इक्वल टू लॉस भी कह सकते हैं। लॉस को मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या हो, लो हो, कम हो। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन, सॉफ्ट आयरन। तो लिख देते हैं इसी बात को, ड्यू टू ये सब पहले बता चुके थे ना अच्छे से, एकदम सीधा सीधा लिखा देता हूं। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल, एनर्जी लॉस अकर्स and it is equal to area of the hysteresis loop, and it is equal to area of the hysteresis loop. To minimize this type of loss, we use material as core having low retentivity and low coercivity, having low retentivity and low coercivity. एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सॉफ्ट आयरन, और ऐसा डायग्राम बना देंगे। ये मान लीजिए स्टील का बना देता हूँ, और यहाँ एक छोटा सा बना देता हूँ पतला वाला, ताकि आपको पता चले। नहीं तो भूल जाएंगे, तो बोलेंगे कि कहाँ पढ़ा है। ये सॉफ्ट आयरन, ये सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे हम लोग क्या बनाने में, टेम्पररी मैग्नेट या फिर कोर मटेरियल बन। और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, स्टील।